हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमाइंस के पार्ट 3 में। देखो, हमने वीडियो नंबर 2 में पार्ट 2 में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे थे। उसमें एक गलती से एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन छूट गई थी, वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये लास्ट प्रिपरेशन है। मैंने गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस तक पढ़ाया था और एक मेथड छूट गई थी, गलती से छूट गई थी, तो इसमें मैं वो कंटिन्यू करता हूँ। बाद में देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो चलिए देखते हैं जो एक रह गई थी हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वो दैट इज दी बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन। ये रिएक्शंस का नाम है हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसमें हम अमाइड से ही प्राइमरी अमाइड को प्रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए, 5 उसमें कंप्लीट हो चुकी थी, ये 6 हॉफमैन डिग्रेडेशन। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है। वैसे इसको बहुत सारे नाम है। हॉफमैन रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बोल सकते हैं, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए, किसी भी नाम से होगा तो वही है। हमें क्या करना है, सिंपली अमाइड जो है, अमाइड का इसमें कन्वर्शन होता है प्राइमरी अमाइड में, प्राइमरी अमाइड में। अब जो अमाइड है, इसको प्राइमरी अमाइड में हमें जो कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमें इसके साथ लेने पड़ते हैं ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो ब्रोमीन Br2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करके हम अमाइड का कन्वर्शन प्राइमरी अमाइंस में करते हैं, इसे बोलते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन, या फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, या फिर हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन। आप कुछ भी बोलिए, एक ही है। इसमें अमाइड को सीधे प्राइमरी अमाइड में कन्वर्ट करना है। देखो, रिएक्शन ऐसी होगी, RCONH2 यानी कि अमाइड प्लस Br2 प्लस KOPH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमें एक्वियस लेना है और ये स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इसमें इसके साथ इसको हीट कर दो। बाद में ये जो CO है, सीधा सीधा इसको रिमूव कर दो। अगर ये इसमें से रिमूव हो जाएगा तो ये हो जाएगा RNH2। इसका मतलब ये हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। तो हमें प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा। देखो, अमाइड कन्वर्ट हो रहा है प्राइमरी अमाइन से बाय यूजिंग ब्रोमीन एंड KOH। दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन डिग्रेडेशन। अब जो अमाइड है, इसमें से एक CO ग्रुप निकल के जा रहा है इसमें से, तो इसमें एक कार्बन कम होगा प्रोडक्ट में। जो भी स्टार्टिंग था उसमें देखो, एक कार्बन, जो ये कार्बन था, ये हम इसको निकाल रहे हैं, तो इसमें ये कार्बन नहीं आएगा। इसलिए इस रिएक्शन को स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसके जो साइड प्रोडक्ट होंगे, वो साइड प्रोडक्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड। इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसको 4 टाइम लिखना पड़ेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, साथ में K2CO3 प्लस 2 टाइम H2O। तो ये साइड प्रोडक्ट है इसके। हमारा मेन प्रोडक्ट है प्राइमरी अमाइन। देखो क्या करना है, अमाइड लेना है, ब्रोमीन और KOH के साथ इसको हीट करना है। इसमें से CO ग्रुप निकल जाएगा और प्राइमरी अमाइन हमें मिलेगा। इसे कहते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, या फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो देखिए, इसमें से हम CO ग्रुप को निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें एक कार्बन कम हो जाएगा, इसलिए इसको स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। जो 5 मेथड थी, पहले हमने वीडियो नंबर पार्ट जो 2 था अमाइन का, उसमें हमने लिया था, तो उसके साथ इसको जोड़ दीजिएगा। ये लास्ट रिएक्शन है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आएगी हॉफमैन डिग्रेडेशन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल properties of amines। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसमें कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। सो फर्स्टली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो, जैसा कि आपको पता है, जो
अमाइंस है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड पोलार है, दिस बॉन्ड इज पोलार, ये बॉन्ड पोलार है। अब पोलार क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आपको पता है कि जो पॉलिन स्केल है उस पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो इसमें नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनमें प्रेजेंस है, इसलिए ये बॉन्ड पोलर होता है। पोलर नेचर ऑफ द नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि ये NH बॉन्ड पोलर है। अब देखता हूं, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ NH bond, primary and secondary amines have intermolecular hydrogen bonding। इनके जो मॉलिक्यूल्स है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए हम कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि इनका जो नेचर है वो पोलर नेचर है जो NH बॉन्ड का है। जो एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो प्राइमरी अमाइन में ग्रेटर होगा देन सेकेंडरी अमाइंस, क्योंकि प्राइमरी अमाइंस 2 हाइड्रोजन कैरी करता है नाइट्रोजन पे, यानी कि NH2 ग्रुप होता है, और सेकेंडरी में एक ही हाइड्रोजन होगा, इसीलिए ज्यादा हाइड्रोजन है तो ज्यादा एक्सटेंड होगी, ग्रेटर एक्सटेंड होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इन प्राइमरी अमाइंस। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर इन प्राइमरी अमाइंस देन सेकेंडरी अमाइंस। देखते हैं कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो देखिए ये पोलर है और ड्यू टू द पोलर नेचर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह की होगी, देखो RNH। अब ये नाइट्रोजन कैरी करेगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन कैरी करेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसमें जो चार्ज आएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो नाइट्रोजन डेल्टा नेगेटिव है, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है। उसके बाद अब दूसरा मॉलिक्यूल ले लो RNH। अब देखो ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव और ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये प्राइमरी अमाइन का एग्जांपल है, वैसे सेकेंडरी में भी होगी। अब ये दूसरे नाइट्रोजन को फिर से बॉन्ड हो जाएगा, इस तरह से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इनका नेचर पोलर है तो ये पार्शियल चार्ज कैरी करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो इनमें होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से अमाइंस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो प्राइमरी अमाइंस है इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए ज्यादा एक्सटेंड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देन सेकेंडरी अमाइंस। और टर्शियरी अमाइंस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि टर्शियरी अमाइंस में कोई भी हाइड्रोजन्स नहीं होता नाइट्रोजन पे, लेकिन फिर भी जो टर्शियरी अमाइंस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो नाइट्रोजन और कार्बन बॉन्ड है, मतलब ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन कार्बन जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पोलर है, इसलिए वो भी टर्शियरी अमाइंस भी पोलर मॉलिक्यूल ही है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा क्योंकि वो भी पोलर है।
तो पोलर क्यों है कि ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड भी पोलर हो जाएगा, इनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इसीलिए हम कहेंगे कि टर्शियरी अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से आते हैं, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा उसमें। इसीलिए प्राइमरी अमाइंस में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सबसे स्ट्रांग होंगे प्राइमरी अमाइंस में और सबसे वीक होंगे टर्शियरी अमाइंस में। आया ध्यान में, क्योंकि टर्शियरी अमाइंस में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और जो प्राइमरी अमाइंस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रांग होते हैं प्राइमरी अमाइंस में और सबसे वीक होते हैं टर्शियरी अमाइंस में। ठीक है, देखो टर्शियरी अमाइंस do not have intermolecular hydrogen bonding इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें प्रेजेंट नहीं होती है, एज देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी। लेकिन जो NC बॉन्ड है वो भी पोलर है, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल ही है, और इनमें जो इंटरेक्शन होती है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, बट हैव पोलर नेचर so intermolecular dipole interaction, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं टर्शियरी अमाइंस में। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सबसे स्ट्रांग होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होंगे प्राइमरी अमाइंस में और सबसे वीक होंगे सेकंड टर्शियरी अमाइंस में। तो इस तरह से इनका ऑर्डर बनता है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ऑर्डर क्या है, सबसे स्ट्रांग होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्राइमरी अमाइंस में और सबसे वीक होंगे टर्शियरी अमाइंस में। इसी की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर भी इसी तरह से आएगी। इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर किस तरह से आएगी, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, बाद में टर्शियरी अमाइन से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये भी फैक्ट इसको अफेक्ट करता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट को। देखो सो इसी से ले लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर भी ऐसा ही रहेगा, प्राइमरी अमाइंस, देन सेकेंडरी अमाइंस, देन टर्शियरी अमाइंस। सो ऐसा क्यों आता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही ऐसा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग इसमें है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी प्राइमरी अमाइन का होगा, बाद में सेकेंडरी अमाइन, बाद में टर्शियरी अमाइंस। ठीक है, अब आते हैं इसकी सोल्युबिलिटी की तरफ। क्या सोल्युबिलिटी होती है इसमें, देखो सोल्युबिलिटी जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस है, पहले इसकी फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। लोअर एलिफेटिक अमाइंस, जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस है वो गैस स्टेट में प्रेजेंट है विथ अ फिशी ऑर्डर, गैसेस
फिशी ऑर्डर, इनका ऑर्डर फिशी होता है और गैस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। कौन से वाले? लोअर एलिफेटिक जो है, जो शुरू के है वो मिडल मेंबर्स जो भी होंगे वो लिक्विड्स है, लिक्विड्स एंड हायर मेंबर्स ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। तो देखो लोअर एलिफेटिक अमाइंस गैसेस, मिडल जो मेंबर्स है वो लिक्विड एंड जो हायर है वो सॉलिड है। ठीक है, अब देखो जो अमाइंस है मतलब बाकी के बचे हुए एनिलीन, मतलब जो एरोमेटिक अमाइंस है एनिलीन एंड other aryl amines, aniline and other aromatic मतलब aryl amines ये कलरलेस लिक्विड है। जनरली जो प्योर स्टेट में है कौन से है? कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, लेकिन ये कलर्ड हो जाते हैं क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो बट गेट कलर्ड ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन, बट गेट कलर्ड, थोड़ा सा इनको कलर आ जाता है, कलर्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है तो इसलिए ये थोड़े से कलरफुल बन जाते हैं, मतलब थोड़ा सा इनको कलर आता है। अगर ये प्योर स्टेट में होंगे तो ये कलरलेस लिक्विड होंगे। कौन कौन? एनिलीन और बाकी के जो मेंबर्स है वो एरिलामाइंस। ठीक है, बाद में देखो इनकी सोल्युबिलिटी। अब ये फिजिकल स्टेट थी इनकी। इनकी सोल्युबिलिटी देखो तो देखो सोल्युबिलिटी, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अगर लोअर एलिफेटिक अमाइंस है तो वो वाटर में सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये प्राइमरी अमाइंस है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से होगी। अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि लोअर एलिफेटिक अमाइंस में होती है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये सोल्यूबल बन जाएंगे। तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड पॉइंट, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलार मास ड्यू टू द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक अल्किल ग्रुप। देखो जैसे ही मोलार मास अमाइंस का इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो अल्किल ग्रुप है उसकी साइज जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, मतलब कार्बन के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो आपको पता है कि जो अल्किल ग्रुप है उसकी इंटरेक्शन हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर के साथ वो रिपेल करेगा, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से ये सोल्यूबिलिटी उनकी कम होती जाती है, क्योंकि ये इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो साइज बढ़ती जाएगी तो अल्किल ग्रुप का हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी बढ़ता जाएगा साइज इंक्रीज होने की वजह से। इसलिए सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाती है जैसे ही मोलार मास इंक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। देन जो एरोमेटिक अमाइंस है एंड अदर हायर एलिफेटिक अमाइंस है, एरोमेटिक अमाइंस एंड हायर एलिफेटिक अमाइंस आर इनसोल्यूबल इन वाटर, यही रीजन है जो बताया था। बाद में सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स सबसे ज्यादा होंगी वाटर में। क्यों? अमाइंस से ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि अमाइंस में NH बॉन्ड होता है और अल्कोहल में OH बॉन्ड होता है, जो कि पोलर नेचर होते हैं, दोनों का भी पोलर नेचर है, लेकिन NH बॉन्ड की पोलैरिटी कम होती है, दैट इज NH बॉन्ड इज लेस पोलर एज कंपेयर टू दी OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होती है NH से, इसीलिए अल्कोहल्स जो है ज्यादा सोल्यूबल्स होंगे वाटर में देन अमाइंस। तो ये ऑर्डर है, सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दी अमाइंस। और अल्केन में तो पोलैरिटी ऑलमोस्ट नहीं होती, क्योंकि CH बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, इसीलिए उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, तो वो तो इनसोल्यूबल ही होंगे। तो इसीलिए सोल्युबिलिटी अल्कोहल की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद अमाइंस की होगी और अल्केन्स। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं तो अल्केन्स, अमाइंस, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो देखो क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा होगा। बाद में होगा अल्कोहल्स का,
उसके बाद अमाइंस और उसके बाद अल्केन्स। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आएंगे अल्कोहल्स, उसके बाद अमाइंस एंड अल्केन्स। तो अल्केन्स तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर है इसलिए सबसे पीछे हैं, और ये जो तीनों है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से, अल्कोहल से और अमाइन से, इनके ऑर्डर याद रखो, ये बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है, देन अल्कोहल, देन अमाइंस और लास्ट में अल्केन्स। ठीक है, तो ये था इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आगे चलते हैं इसकी बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। देखो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, सबसे पहले लेविस थ्योरी इन टर्म्स ऑफ लेविस थ्योरी देखते हैं कि अमाइंस क्यों बेसिस है। देखो अकॉर्डिंग टू दी लेविस थ्योरी, अगर कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, मतलब देखो यहाँ पे अमाइंस पे नाइट्रोजन लोन पेयर कैरी करता है, तो ये अपने लोन पेयर किसी को दे सकता है, मतलब ये लोन पेयर शेयर करेगा। तो लोन पेयर शेयर करता है, इसीलिए ये लेविस थ्योरी के अनुसार बेस है। So amines are the bases because they can share lone pair of the electron on nitrogen. Amines are bases because they can share electron pair, जो कि लोन पेयर है, on नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज लोन पेयर है, वो शेयर कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को, इसीलिए इन टर्म्स ऑफ लेविस थ्योरी अमाइंस आर बेसिस इन टर्म्स ऑफ लेविस थ्योरी। देखो फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं, ट्राइमिथिल अमाइन, ये मिथिल ग्रुप है, ट्राइमिथिल अमाइंस हमने ले लिया और कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज ले लिया, फॉर एग्जांपल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा BF3 के साथ, तो ये फॉर्म हो जाएगा Me3 नाइट्रोजन BF3। इस तरह से एडक्ट फॉर्म होगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को शेयर कर रहा है। इसमें जो बॉन्डिंग होगी ना, ये इस तरह की बॉन्डिंग होगी, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि ये अकेला ही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसीलिए। अब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसीलिए इन टर्म्स ऑफ लेविस थ्योरी ये तो बेस हो गया, बेस हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये लेविस बेसिस है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को शेयर करता है। इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ Kb और pKb। बेसिक स्ट्रेंथ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ Kb और pKb। देखो जितनी ज्यादा Kb की वैल्यू होंगी उतना वो बेसिक होगा, और जितनी कम वैल्यू होगी pKb की उतना वो बेसिक होगा। मतलब Kb ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी से, ज्यादा वैल्यू होगी तो ज्यादा होंगी, और pKb इन टर्म्स ऑफ pKb दे दिया तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेसिसिटी से। तो आप ध्यान रखिएगा, जनरली ये वैल्यू pKb में गिवन होती है, तो अगर ज्यादा वैल्यू होंगी तो बेसिसिटी कम होगी, और कम वैल्यू होगी तो बेसिसिटी ज्यादा होगी। Kb डायरेक्ट ले लो, अगर Kb की वैल्यू ज्यादा है तो बेसिसिटी ज्यादा है, और pKb की वैल्यू ज्यादा है तो बेसिसिटी कम है, और वैल्यू कम है तो बेसिसिटी ज्यादा है। मतलब इस तरह से इसका रिलेशन आप यूज करो, क्योंकि जनरली एक इसी में ही एक्सप्रेस करते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो। आगे देखने हम अमाइन को, उसमें भी वैसा ही दिया है, pKb वैल्यू दी है, तो ये रिलेशन याद रखो कि बेसिक स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ Kb और pKb वैल्यू। अब देखो
इन टर्म्स ऑफ लेविस थ्योरी अमाइंस बेसिस तो हो गए। दूसरी थ्योरी है in terms of Laurie-Bronsted theory, इन टर्म्स में भी अमाइंस बेसिस है। अब अमाइंस बेसिस क्यों है, इसके लिए हमें मतलब बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा। देखो ये इक्विलिब्रियम इस तरह से है, इक्विलिब्रियम। अब ये अमाइंस है, कोई भी किसी भी तरह का अमाइंस है, अब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस, इसमें से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा प्लस OH नेगेटिव। देखो अब ये हो गया कि इसमें क्या होता है कि ये अमाइंस फिर से बेस हो गए, अमाइंस ये बेस हो गए क्योंकि ये H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है, H पॉजिटिव आयंस को कैप्चर कर रहा है। तो अगर ब्रॉन्स्टेड जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर कोई H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको बेस कहते हैं। तो ये एक्सेप्टर बन रहा है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस को ये खुद की तरफ ले रहा है, अगर इसको एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस है इन टर्म्स ऑफ लॉरी-ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ये इक्विलिब्रियम अगर ये ज्यादा स्ट्रांग होगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। देखो बेस का कॉन्जुगेट एसिड, ये लॉरियन-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा उस केस में। अब फॉर स्ट्रॉन्गर एसिड, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Kb वैल्यू क्या होगी, Kb वैल्यू लार्जर होगी और pKb वैल्यू स्मॉलर होगी। For stronger acid, Kb value is larger and pKb value smaller and vice versa। स्मॉलर, देखो दोनों भी टर्म्स मतलब लॉरियन-ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ले लिया तो भी ये बेस है क्योंकि H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर हमने लेविस थ्योरी को कंसीडर कर लिया तो भी उसमें भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को मतलब जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, उसको शेयर कर रहा है, इसलिए ये बेस है। तो दोनों कॉन्सेप्ट में ये बेस हो गया। अब देखो एवरीवेयर आपको इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो पीकेबी में ही दिखेंगी। तो पीकेबी का रिलेशन क्या होता है, मैंने अभी बताया था। तो पीकेबी का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर पीकेबी की वैल्यू ज्यादा है तो वो लेस बेसिक है और कम है तो ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल है मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के जिनमें इनकी पीकेबी वैल्यू दी हुई है। तो देखते हैं पीकेबी वैल्यू से आपके समझ में आएगा कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। देखो ये कुछ अमाइन के एग्जांपल है उसके पीकेबी वैल्यू के साथ। देखो सबसे पहले प्राइमरी अमाइन, ये मिथेनामाइन है, इसकी वैल्यू है 3.38। बाद में इथेनामाइन वैल्यू है 3.29। प्रोपेन 2 अमाइन दूसरे नंबर पे अटैच है इसलिए प्रोपेन 2 अमाइन 3.40। इसके बाद सेकेंडरी जो है एन मिथिल मिथेनामाइन 3.27, एन इथिल इथेनामाइन 3। टर्शियरी अमाइन जो है एन डायमिथिल मिथेनामाइन वो है 4.22, एन डाइथिल इथेनामाइन 3.25 और अमोनिया 4.75 है। आप देखो अमोनिया की वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब इनमें सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है अमोनिया के जो डेरिवेटिव है, अमोनिया के जो डेरिवेटिव हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन प्रिपेयर किए थे वो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिस है क्योंकि उनकी वैल्यू कम है और अमोनिया की वैल्यू ज्यादा है। अगर वैल्यू ज्यादा होती है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है और वैल्यू कम होती है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ये वैल्यू कम है इससे, तो इसीलिए जो भी इसके डेरिवेटिव होंगे अमोनिया के NH3 के जो डेरिवेटिव है वो उससे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। हमने कहा था कि स्ट्रॉन्गर बेसिस है उससे।
ठीक है। बाद में जो एरोमेटिक अमाइंस है, देखो ये एनिलीन है, एनिलीन की वैल्यू है 9.38 और ये एनिलीन का डेरिवेटिव है एन मिथिल एनिलीन, इसके 9.30 है। तो ये भी वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो भी लेस बेसिक होते हैं, और लेस बेसिक क्यों होते हैं वो हम आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू है 9.30। कौन सा है ये? एन मिथिल एनिलीन, एन मिथिल, यहाँ पे लिखता हूँ NNHCH3, एन मिथिल एनिलीन। देखो एनिलीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है CH3 से एनिथिल एनिलीन, इसकी वैल्यू है 9.30। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।